गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आई2 क्लासेस। दोस्तों, आज है सितंबर 10, फ्राइडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं, सीधा न्यूज पे जंप करते हैं। जो आज की पहली न्यूज है जो फ्रंट पेज पे है वो है ब्रिक्स लीडर्स डोंट नेम तालिबान टॉक्स रिमाइंडर वार्निंग ऑन टेरर। देखिए क्या कर रहा है। ब्रिक्स की मीटिंग थी, इट वाज अ वर्चुअल मीटिंग, इट वाज नॉट अ फिजिकल मीटिंग। एक चीज आपको और बता दूं कि इस बार जो ब्रिक्स के प्रेसिडेंट थे वो थे मिस्टर नरेंद्र मोदी। मतलब हमारा जो इंडिया था इस बार उन्होंने प्रेसिडेंसी उनके हाथ में थी। और इस पूरे के पूरी मीटिंग का जो एक सेंटर पे मुद्दा था वो था इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग। अफगानिस्तान की सिचुएशन पे इन्होंने काफी ज्यादा बात किया। हालांकि इन्होंने तालिबान का डायरेक्ट नाम नहीं लिया है जैसे कि इसके हेडिंग में बता रखा है, लेकिन फिर भी इन्होंने इनडायरेक्टली तालिबान को ये सिग्नल दिए हैं कि इंडिया कभी भी पसंद नहीं करेगा कि तालिबान अफगानिस्तान को एक ऐसी लैंड के लिए यूज करे जो अगेंस्ट इंडिया या दूसरी कंट्री के अगेंस्ट में हो सके। डायरेक्ट तालिबान का नाम नहीं लिया है। उसके अलावा दिल्ली ने क्या कहा है, देयर इज अ वार्निंग टू एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप लाइक हक्कानी ग्रुप, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। भैया ये जो ग्रुप है ना ये इंडिया के अगेंस्ट में है और इस समय ये तालिबान की गवर्नमेंट का पार्ट भी बन चुके हैं, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का मुद्दा है। उसके अलावा जो बीजिंग की चिंता है वो है ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट को लेके। यह आपका जिंगजियांग प्रोविंस में है। आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान का एक जो छोटा सा वखान कॉरिडोर है वो चाइना के जिंगजियांग रीजन से जाके टच करता है। यहाँ पे जिंगजियांग रीजन के अंदर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक ग्रुप है। चाइना इसको टेररिस्ट ग्रुप बोलता है। चाइना को भी ये डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये जिंगजियांग के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तालिबान के साथ मिलकर चाइना के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट ना कर दें। हालांकि चाइना ने तालिबान को भी 30-35 मिलियन डॉलर का हेल्प भी दिया है और चाइना ने कहा है कि वो तालिबान को रिकग्नाइज करता है और वो चाहता है कि तालिबान की हेल्प से वो अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट करे। वो सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना के मन में ये डर भी है कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में तालिबान चाइना में डिस्टरबेंस क्रिएट कर दे। ठीक है, तो ब्रिक्स बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। अगर आप ब्रिक्स की बात करो तो ब्रिक्स एक 5 कंट्रीज का ग्रुप है जिसके अंदर आपका ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका आती हैं। पहले इसका नाम ब्रिक हुआ करता था, BRIC, लेकिन बाद में 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर लिया गया। उसके बाद ये बन गया ब्रिक्स। अगर आप ब्रिक्स की हिस्ट्री में थोड़ा सा जाओ तो आपको पता चलेगा कि ब्रिक्स जो ये टर्म है ये सबसे पहले किसने की थी। ऐसा लिखा जाता है कि जिम ओ नील ये आदमी है, इन्होंने एक पब्लिश किया था एक मतलब एक राइटअप बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स, लेकिन उन्होंने इस टर्म को यूज किया था सबसे पहली बार। लेकिन ऐसा नहीं है। रूपा पुरुषोत्तमन, ये आप नाम याद रख लेना, रूपा पुरुषोत्तमन, इन्होंने सबसे पहली बार ब्रिक वर्ड का यूज किया था क्योंकि जो रिपोर्ट ये बना रहे थे उस रिपोर्ट के रिसर्च असिस्टेंट जो थे वो थे मिस्टर रूपा, ठीक है, पुरुषोत्तमन। आई होप आपको ये याद रहेगा। उसके अलावा जो सबसे पहली बार मीटिंग हुई वो हुई पहली मीटिंग 2009 में, 16 जून 2009 में सबसे पहली बार ब्रिक्स की मीटिंग की गई थी। तो यहां से शुरुआत होती है ब्रिक्स की। द ब्रिक्स ग्रुप्स फर्स्ट फॉर्मल सबमिट ऑल्सो हेल्ड इन याकेंसबर्ग। देखिए इसका नाम है, कहाँ पे हुआ था, 2009 में रशिया के अंदर इसको किया गया था। मनमोहन सिंह जी ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। थोड़ा सा आपको ब्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है RBI से। ठीक है, RBI और इन्फ्लेशन। आप सभी को पता है कि RBI का प्राइमरी फंक्शन होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, और इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, प्राइस राइज होता है, मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं। किसी भी चीज का जब जनरल प्राइस राइज होने लगता है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन दो तरह से हो सकता है, आपने पहले पढ़ी रखा होगा। एक होता है हमारे पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक होता है हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आप सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी कह सकते हो, और ये हो गया आपका डिमांड साइड इन्फ्लेशन। तो अगर सप्लाई और डिमांड में मिसबैलेंस हो जाता है,
हमेशा तब इन्फ्लेशन जनरेट होती है। तो आरबीआई के गवर्नर ने थोड़ा सा इसके बारे में ही कहा है। इन्होंने कहा है कि कोविड से हमारी इकोनॉमी हिट जरूर हुई है, लेकिन हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 9.5% के आसपास ग्रोथ करेगी। उसके अलावा इन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में भी बताया है, इन्फ्लेशन अराउंड द टारगेट 4%। ये 4% क्या है? आरबीआई का एक टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन 4% ±2 रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया की इन्फ्लेशन 2% से लेके 6% तक ग्रो कर रही है, देन वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एंड आरबीआई इज नॉट कंसर्न्ड। लेकिन जब इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा हो जाती है तो आरबीआई कंसर्न हो जाता है, बिकॉज 4% ±2 ये एक हेल्दी रेंज मानी जाती है इंडिया में, और ये हर कंट्री के लिए अलग अलग होती है। इंडिया के लिए 2 to 6% है। अब यहाँ पे समस्या यही है कि कुछ समय तक ये 2-3 महीने तक 6+ चलती रही, लेकिन अभी वो है 6+ से जो है वो कम हो गई है। इट इज नाउ अराउंड 5.9%। सो आरबीआई इज नॉट दैट मच कंसर्न्ड अबाउट इट। जहां तक उसकी बात आती है, द फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स आर लुकिंग क्वाइट अपबीट। वी ट्रैक 100 ओड फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स, जैसे 2 व्हीलर की सेल्स के बारे में बात करता है, पैसेंजर कार के बारे में बात करते हैं, सीमेंट प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, जीएसटी कलेक्शन, स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो आरबीआई का कहना है कि ये सेक्टर अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है और फ्यूचर में और भी अच्छा ग्रोथ करेगा। देखिए यहां पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा दैट करंट इन्फ्लेशन इज ड्रिवन मेनली बाय द सप्लाई साइड। सप्लाई साइड मतलब दो होते हैं ना हमारे पास, डिमांड और सप्लाई। सप्लाई साइड की वजह से इंक्रीज हो रही है रादर देन डिमांड की वजह से। हाई लिक्विडिटी है इस टाइम, इस समय हमारी इकोनॉमी में हाई लिक्विडिटी है। हाई लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है और मनी चीप हो जाती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी मींस मोर मनी सप्लाई इन द मार्केट। और हमेशा जब भी ज्यादा मनी सप्लाई होती है, हाई लिक्विडिटी होती है, तो इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। लेकिन इनका ये कहना है कि इस समय इंडिया में जो हाई इन्फ्लेशन है वो ज्यादा डिमांड और हाई लिक्विडिटी की वजह से नहीं है, बल्कि वो इन्फ्लेशन सप्लाई साइड की वजह से है। क्योंकि कोविड की वजह से इंडस्ट्री वगैरह बंद हो गई, प्रोडक्शन होना कम हो गया है, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई है, जो इन्फ्लेशन को बूम कर रही है, ऐसा उनका कहना है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको ये करवा देता हूँ। वैसे तो इकोनॉमी का पूरा कॉन्सेप्ट होता है इन्फ्लेशन वाला। आई होप आपने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा होगा अच्छे से। इन्फ्लेशन कितने टाइप होते हैं, सप्लाई साइड, डिमांड साइड एंड ऑल दैट, हाउ टू मैनेज द इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई, व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट व्हाइल टैकलिंग द इन्फ्लेशन। लेकिन इन्फ्लेशन का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है मनी सप्लाई। वो होता है मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई ज्यादा होती है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है, तो वो ज्यादा डिमांड करते हैं। तो जब ज्यादा डिमांड होती है तो प्राइस राइज हो जाता है। दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ द इकोनॉमी एंड दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इज टैकल्ड एड्रेस्ड बाय द आरबीआई। ये आरबीआई का काम होता है। लेकिन जब इन्फ्लेशन सप्लाई साइड की वजह से होती है, जैसे मॉनसून कम हो गया तो ड्रोट वगैरह हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, उस सप्लाई की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है ना, वो उसमें आरबीआई कुछ नहीं कर सकता है। आरबीआई उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है। ठीक है, तो आरबीआई का ये कहना है कि अभी इन्फ्लेशन के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कंट्रोल में है और फ्यूचर में भी कंट्रोल में रहेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगली जो न्यूज हमारे पास आती है वो आती है आईआईटी कैनवस बियॉन्ड टेक 6 रैंक इन टॉप 20 फॉर IMBA। इंडिया में आईआईटीज को जाना जाता है इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में आईआईटीज ने, कुछ सिलेक्टेड आईआईटीज ने MBA का कोर्स करवाना भी शुरू किया है, और उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क ने अभी एक लिस्ट निकाली है, जिसके अंदर इंडिया के जो टॉप 20 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें से 6 आईआईटीज हैं। अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, एक बार आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। मैंने इसका वेबसाइट ओपन कर रखा है। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यू नीड टू रिमेंबर दिस। इट वाज लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, ऑन सितंबर 2015। तो 2015 को इसको लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
पहली जो रिपोर्ट आई थी इंडिया रैंकिंग्स के नाम से 2016 बेस्ड इन दिस फ्रेमवर्क वर द रिलीज्ड ऑन द 4th अप्रैल 2016 फॉर इंडिया रैंकिंग्स 2017 वाज द मेन रैंकिंग पैरामीटर। सब रैंकिंग के लिए पैरामीटर कौन कौन से होते हैं वो भी आपको दिखा देता हूं, मैंने वेबसाइट ओपन किया है। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे इंस्टीट्यूट को रैंकिंग दी जाती है, जैसे टीचर लर्निंग रिसोर्सेज, स्टूडेंट स्ट्रेंथ, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, कंबाइंड मैट्रिक, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड द इंक्लूसिविटी, पीयर परसेप्शन, एकेडमिक पीयर्स एम्प्लॉयमेंट, ये सारी की सारी चीजें जो हैं उनको यहाँ पे देखा जाता है और उसके बेसिस पे ही रैंकिंग निकाली जाती है। बेसिकली ये हमारा एक न्यूज़ है। तो इसने जो न्यूज़ निकाली है उसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी रैंकिंग निकाली है, जिसमें आईआईटी खड़गपुर आप यहाँ पे देख सकते हो, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, इनकी रैंकिंग यहाँ पे दी हुई है। आईआईटी जो दिल्ली है वो नंबर 1 पे है इस समय मैनेजमेंट वाले, अगर हम उसकी बात करें। उसके अलावा ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात करें तो IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये भी टॉप के अंदर आती हैं इंडिया में। तो ये रैंकिंग थोड़ी नई निकाली हम लोगों ने, ठीक है, उसके बारे में ही थोड़ी सी ये न्यूज़ थी। तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि न्यूज़ में बना रहती हैं ये सारी चीज़ें, आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एडिटोरियल पेज तो थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा एक वर्ल्ड सेक्शन में देख लेते हैं आज दुनियादारी में क्या है। फर्स्ट पैसेंजर फ्लाइट लीव्स फ्रॉम काबुल और फ्रॉम अफगानिस्तान सिंस यूएस विड्रॉल। यूएस ने जब विड्रॉल किया था 31 तारीख को लास्ट जो फ्लाइट थी, उसके बाद अभी तक अफगानिस्तान से सारी की सारी फ्लाइट्स बंद थी। बहुत सारे अमेरिकन कैनेडियन जो अफगान जो लोग हैं अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि नई जो फ्लाइट को उसने उड़ान भरी है और बहुत सारे कनेडियन और अमेरिकन लोग, अफगान लोग ने वहां से आए हैं। मतलब तालिबान ने उनको बेसिकली अलाउ कर दिया है, जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट थे। तो कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इसका आप छोड़ सकते हो। उसके अलावा ये कहता है जापान एक्सटेंड्स वायरस इमरजेंसी अंटिल एंड ऑफ सितंबर। भैया जापान के अंदर भी बड़ी खतरनाक वेव चल रही है इस समय, तो उन्होंने भी अपने इमरजेंसी को वहां पे बढ़ा दिया है। तो इसको भी आप मत ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ल्ड से आज कोई खास न्यूज नहीं है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इसलिए आपको छोड़ सकते हो। एक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज है वो आती है चंद्रयान 2 को लेके, क्योंकि 2 साल पहले 3 साल पहले चंद्रयान 2 को जब हम लोगों ने लॉन्च किया था, उस समय देखिए हमने कोशिश की थी कि एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये होता है कि आराम से, जैसे हमारा मान लो व्हीकल होता है, ये जो है मून का सरफेस है, तो इसके ऊपर आराम से जो है ये उतर जाएगा, इसे कहा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग। तो इंडिया ने प्लानिंग किया था चंद्रयान 2 के समय में कि वो मून के सरफेस के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे जो इस चंद्रयान 2 के अंदर में कुछ टेक्निकल खराबी हो गई थी और ये सॉफ्ट लैंडिंग के बजाय हार्ड लैंडिंग हो गया। मतलब एकदम ऊपर से गिर गया, लेकिन गिरते गिरते भी इसने अपना काम कर दिया, ठीक है। तो उसके बारे में ही न्यूज है चंद्रयान 2 वगैरह के बारे में। तो इन्होंने कहा कि दैट वी मेड चंद्रयान फॉर द सॉफ्ट लैंडिंग बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट डू दैट एंड क्रैश लैंडिंग हो गया। क्रैश लैंडिंग हो गया। इसमें जो हमारा द ऑर्बिटर पार्ट ऑफ द मिशन हैज बीन फंक्शनिंग नॉर्मली। देखिए, और इसी के ऑर्बिटर के अंदर जो है 3 पार्ट थे। एक होता है ऑर्बिटर जो चारों तरफ घूमता है, ठीक है। इसमें एक होता है रोवर, एक व्हीकल होता है, इसके अंदर टायर लगे होते हैं जो रोव करता है, इधर उधर जाता है। और एक होता है इसके अंदर लैंडर जो लैंड करवाता है। 3 पार्ट होते हैं। तो इसका जो रोवर है और जो लैंडर है वो तो खराब हो गए थे क्रैश लैंडिंग की वजह से, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी इसका काम कर रहा है। ऑर्बिटर ने पिछले 2 साल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें भेजी है, ऐसा इसरो का कहना है। तो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रोवर ऑर्बिटर से आई है उसको रिलीज किया गया है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गैदर्ड, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों ने गैदर की है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि चंद्रयान ने सबसे पहली बार विजिबल एविडेंस दिया था कि मून के सरफेस के ऊपर वाटर पाया जाता है। हालांकि चंद्रयान 1 जो हमारा गया था उसने भी बताया था, लेकिन चंद्रयान 2 ने प्रॉपर हमें बताया कि वहां पे वाटर की प्रेजेंस है। सबसे बड़ी जो डिस्कवरी है वो ये है, क्योंकि जब चंद्रयान 2 गया था ना,
उस समय देखें वहां के एटमॉस्फेयर के अंदर ना दो चीजें हैं, एक है हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स और दूसरा है वाटर मोलिक्यूल्स। तो क्योंकि उस समय जो 2007 में चंद्रयान 1 गया था उसके अंदर इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो इनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था, लेकिन चंद्रयान 2 ने इनके अंदर डिफरेंशिएट कर लिया। चंद्रयान के अंदर ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें से एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। तो जीएस पेपर 3 से आपका जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है वहां से आप इसको कवर करते हो। तो इसने हाइड्रोक्साइल के बीच में और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंशिएट करके ये बताया कि मून के ऊपर H2O के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो पहली बार चंद्रयान ने बताया और पूरी दुनिया ने उस दिन चंद्रयान की वजह से इंडिया के स्पेस मिशन का लोहा मान लिया। तो क्या इसने सिर्फ वहां पे वाटर के बारे में बताया? ऐसा भी नहीं है, उसके अलावा दूसरी मेटल्स की प्रेजेंस के बारे में भी चंद्रयान ने बताया, जैसे सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन एटसेट्रा। क्रोमियम और मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीज के बारे में भी इन्होंने वहां पे बताया। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में अगर मून के ऊपर माइनिंग करनी है तो पहले से हमें इंफॉर्मेशन वहां पे गैदर करनी पड़ेगी। सोडियम के बारे में भी बताया। उसके अलावा इसने और भी कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी, जैसे इन्होंने इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहा जाता है सोलर एक्सरे मॉनिटर। इसकी वजह से हमें वहां पे सोलर फ्लेयर्स का पता चला। उस सोलर फ्लेयर की इंफॉर्मेशन का यूज करके हम जो सन होता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हाउ डज ऑल दिस हेल्प? ये कैसे हमें हेल्प करता है? माइनरोलॉजिस्ट एंड वोलेटाइल मैपिंग ऑफ द लूनर सरफेस प्रॉपर्टीज प्रोसेस इन्वॉल्व क्वांटिफाई वाटर इन द वेरियस फॉर्म अक्रॉस द मून। तो एक तो हमें वहां पे वाटर के बारे में पता चला है। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, जो मून होता है ना, हमें मून का हमेशा सिर्फ एक ही सरफेस दिखाई देता है जो अर्थ की तरफ होता है। मून की जो बैक साइड होती है ये हमें कभी भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन चंद्रयान 2 ने क्या किया, इसका जो शैडो एरिया है, शैडोड रीजन है, जो परमानेंटली शैडोड रहता है, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी होना क्या है, होना ये हो है कि जो इसरो है उसने जापान की जो एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा जिसको कहा जाता है, इसरो के साथ एक कोलैबोरेशन किया है और ये एक लूनर मिशन लॉन्च करने वाले हैं 23-24 में, जिसे कहा जाएगा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। इसका नाम है लूपेक्स, याद रख लेना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसको ये लॉन्च करेंगे तो जो इसरो ने पहले से इंफॉर्मेशन गैदर की है उसका यूज करके हम लोग इस मिशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। उसके अलावा नासा का भी एक मिशन है जिसे कहा जाता है नासा अर्टेमिस। इसने ये कोशिश कर रहा है कि 2024 में चांद के ऊपर इंसान को भेजा जाए, मैन मिशन, मैन लैंडिंग मिशन। और 2028 में नासा का प्रोजेक्ट है कि वो मून पे माइनिंग शुरू करने वाला है। तो उसके लिए जो चंद्रयान ने इंफॉर्मेशन गैदर की है, दैट वुड बी वेरी क्रूशियल फॉर नासा एंड द जापान एज वेल। व्हाट वाज मिस्ड बिकॉज ऑफ द क्रैश लैंडिंग? अगर क्रैश लैंडिंग ना होता और वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग होता तो हमें डेफिनेटली ज्यादा बेनिफिट मिलता, लेकिन वो तो अनफॉर्चुनेटली हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग चंद्रयान 3 भी लॉन्च करने वाले हैं। अगर इंडिया ने वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग कर दिया तो इंडिया दुनिया की कुछ गिनी चुनी कंट्रीज में ऐसा हो जाता जिसने मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। अभी तक जो नासा है, जापान है, सिर्फ वही लोग वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। तो इससे इंडिया की एक तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का पता चलता। खैर कोई बात नहीं, चंद्रयान 3 में हम इसको प्रूफ कर देंगे दुनिया के सामने। हमारा जो लैंडर था, वहां पे जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम। अब मैंने को बताया ना 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑर्बिटर होता है, एक लैंडर होता है, एक रोवर होता है। लैंडर का नाम था विक्रम और इसमें रोवर का नाम था प्रज्ञान। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको वहां पे पता होना चाहिए। तो इस बार जो हम जो लैंडर और रोवर बना रहे हैं उसके अंदर कुछ जो टेक्निकल कमियां थी पहले वाले में, उसको हम यहाँ पे दूर करने वाले हैं। तो चंद्रयान के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। चंद्रयान 2 इसरो का भेजा हुआ मिशन था। इसके जो लैंडर का नाम था वो था विक्रम और इसके जो रोवर का नाम था वो था प्रज्ञान। आई होप आपको ये याद यहाँ पे रहेगा। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। जो सैटेलाइट का से लॉन्च किया गया था वो था GSLV Mark 3, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था इन आंध्र प्रदेश। तो आप थोड़ा सा विकिपीडिया वगैरह पढ़ोगे तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और ये जहाँ पे हिट किया था वो था साउथ पोल।
ठीक है, साउथ पोल के रीजन में हिट किया था, जहां पे जो है लूनर वैली भी पाई जाती है, जहां पे इसने एक्सपेरिमेंट वगैरह शुरू किए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपको जानना है तो आप विकिपीडिया वगैरह में ये पढ़ सकते हो, अदरवाइज जितनी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड थी वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। उसके अलावा भैया एक और बड़ा ही एक वेरिएंट नया आया है जिसे कहा जाता है मू वेरिएंट कोविड का। ठीक है, तो वायरस का न्यू वेरिएंट आया है, SARS-CoV-2 इज द नेम ऑफ द वायरस, बट दिस इज नॉट अ वायरस ऑफ कंसर्न, दिस इज अ वायरस ऑफ इंटरेस्ट। वायरस ऑफ कंसर्न वो होता है जो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होता है, जैसे डेल्टा वेरिएंट है, इट्स अ वायरस ऑफ कंसर्न। इस समय दुनिया में 4 वेरिएंट्स ऐसे हैं जो वायरस ऑफ कंसर्न हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। डेल्टा तो इंडिया में ही पाया गया था। उसके अलावा ये है वायरस ऑफ इंटरेस्ट। कहाँ पे पाया गया? सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था कोलंबिया में। ठीक है, इस समय दुनिया की 70 कंट्रीज में, अराउंड 70 कंट्रीज में मू वेरिएंट पाया गया है। ठीक है, इसके बारे में भी हमें ज्यादा नहीं पता। विल एग्जिस्टिंग वैक्सीन वर्क अंडर मू, इसके बारे में और स्टडी करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, कुछ प्रीलिमिनरी स्टडी जो हुई हैं कि फाइजर और जो बायोटेक की वैक्सीन है वो हो सकता है मू वायरस के अगेंस्ट में न्यूट्रलाइज कर सके, लेकिन अभी इस पे और स्टडी करना बाकी है, तो प्रॉपरली हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इकोनॉमी सेक्शन पे जाते हैं तो खास न्यूज हमारे लिए नहीं है इकोनॉमी सेक्शन से। आज सिर्फ एक न्यूज यहाँ पे आपको नजर आएगी, वो है जॉबलेसनेस एट 10.3% इन अक्टूबर दिसंबर 2020, मोर वीमेन अनएम्प्लॉयड देन मैन। ये तो देखिए कोई नई बात नहीं है। ये जो सर्वे है, देखिए ये पूरी की पूरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको जितना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो सर्वे है वो किसने रिलीज किया? इट वाज रिलीज्ड बाय पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन। ये बस आपको याद रखना है कि जो PLFS है दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये PLFS क्या है थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए जो PLFS है ना, मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया था। पहले हमारी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा होता था उसे NSSO कलेक्ट करता था, लेकिन बाद में अब देखिए NSSO क्या करता था? NSSO जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज करता था ना, वो होता था वंस इन 5 ईयर्स, 5 साल में एक बार होता था, तो इससे हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल नहीं सकती थी। लेकिन बाद में हम लोगों ने 1 अप्रैल 2017 को NSSO ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया जिसे कहा गया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। 2017 में किया गया, याद रख लेना, एक एक ईयर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्यों किया गया? क्योंकि ये हर साल एनुअल और क्वार्टरली सर्वे इशू करता है। एनुअल सर्वे इशू करता है अर्बन और रूरल दोनों का, लेकिन क्वार्टरली इशू करता है सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरिया का। क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने के बाद अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको इशू किया जाता है। और इसके अंदर कई सारे पैरामीटर जो है वो डिस्कस किए जाते हैं, जैसे वर्कर पॉपुलेशन रेशो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन सभी का डेटा यहाँ पे इशू करता है। और 2 अप्रोच यहाँ पे अप्लाई की जाती हैं, एक होती है यूजुअल स्टेटस अप्रोच और दूसरी होती है हमारी करंट वीकली स्टेटस अप्रोच। करंट वीकली स्टेटस अप्रोच में हम लोग 7 दिन का डेटा लेते हैं, यूजुअल स्टेटस अप्रोच में हम लोग 365 यानी कि पूरे साल भर का डेटा लेते हैं। तो PLFS की जो रिपोर्ट होती है उसमें हम लोग ज्यादातर वीकली स्टेटस का यूज करते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो ग्लोबल प्रैक्टिस है वो भी वीकली स्टेटस का ही यूज करती हैं। तो इस बार जो PLFS ने डेटा निकाला है उसने ये बताया है कि हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लग गया था, लेकिन उसके अंदर भी जो वीमेन अनएम्प्लॉयमेंट है वो मैन एम्प्लॉयमेंट से थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, तो ये सब आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी सब फालतू का इन्फॉर्मेशन है। अगर हम बात करें एडिटोरियल सेक्शन की, तो एडिटोरियल सेक्शन में कोई खास एडिटोरियल आज आया नहीं है, लेकिन थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए ये तो रिकमेंडेड है, आप इसको पढ़ सकते हो, ये भी रिकमेंडेड है, आप भी इसको पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा मत पढ़ना, क्योंकि ये मुंबई को लेके है। मुंबई में आपको पता है कि मुंबई इज अ कोस्टल सिटी एंड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज सी वाटर्स आर राइजिंग। और ऐसे कुछ सर्वे और स्टडीज बताती हैं कि 2050 तक
काफी सारा जो कोस्टल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, जो सेटलमेंट्स हैं, दे विल सबमर्ज अंडर द वाटर इन मुंबई। इसलिए मुंबई ने कोशिश की है कि वो नया स्टेप उठाने वाली है और फ्यूचर में जो क्लाइमेट चेंज को लेके प्रॉब्लम आने वाली है उनको दूर करने के लिए आर्टिकल लिखा गया। अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो आज का जो एडिटोरियल जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द जर्मनी एंड इंडिया, अबाउट देयर कोऑपरेशन। देखिए, जर्मनी और इंडिया अच्छे दोस्त हैं, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कोविड-19 की, जब हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो उसको लेके ये एडिटोरियल यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले शुरुआत इन्होंने की है कोविड-19 से, दैट वी विल ईदर बीट कोविड-19 वर्ल्ड वाइड और नॉट। इसका देखिए कितना बढ़िया सेंटेंस है। इसका कहना यह है कि अलग अलग कंट्री कोविड-19 को कभी भी बीट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल फिनोमिना। अगर सपोज करो पूरी दुनिया से कोविड खत्म हो गया है, सबने वैक्सीनेट कर दिया है और इंडिया के अंदर नहीं हुआ है, तो क्या वो कंट्री सेफ है? बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। घूमना तो आपको पड़ेगा, जाना तो आपको पड़ेगा ही, लोगों की मूवमेंट तो होगी ही। इसीलिए कोविड-19 को या तो पूरी दुनिया से खत्म किया जाएगा या फिर कभी खत्म नहीं होगा। तो साउथ एशिया और यूरोप की जो है कोलैबोरेशन की यहाँ पे बात की गई है। अभी रिसेंटली क्या देखा गया था, यूरोप के अंदर अभी देखा हम लोगों ने, जर्मनी में कितना ज्यादा वाइल्ड फायर हुआ, इटली के अंदर कितना ज्यादा वाइल्ड फायर हुआ, और उसके ऊपर से फ्लडिंग भी आया। इतना ज्यादा फ्लडिंग आया जर्मनी के कि 200 प्लस लोग जर्मनी में फ्लडिंग से मर गए। जॉर्जिया में कितना ज्यादा फ्लड आया, इटली में कितना ज्यादा वाइल्ड फायर हुआ। तो यूरोप ने सबसे पहली बार इतना विजिबली देखा है कि क्लाइमेट चेंज क्या कर सकता है। उसके अलावा जो साउथ एशियन कंट्री हैं, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर भी क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। जब आप ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की बात करते हो, हमारे यहाँ पे ग्राउंड वाटर की जो टेबल है बहुत ज्यादा नीचे जा रही है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया। जब एक्सट्रीम हॉट वेदर की बात करते हो तो ये भी इंडिया के ऊपर ही है। अब जब फ्लडिंग की बात करते हो, जैसे आसाम में, बिहार में, है ना, बहुत ज्यादा कितनी फ्लडिंग आती है। तो क्लाइमेट चेंज एक विजिबल चैलेंज है हमारे सामने। हमें क्लाइमेट चेंज को भी टैकल करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव करना है। अब मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारे पास टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं। आपका ऑप्शन है 14, 15, 16 और 17, ठीक है। और इसका टाइम लिमिट क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल का टाइम लिमिट क्या है। देखिए, हम लोगों ने प्रोमिस किया है कि 2 डिग्री और 1.5 डिग्री का हम लोग, जैसे पेरिस के अंदर हम लोग गए थे, हम लोगों ने प्रोमिस किया था कि बेस्ट केस सिनेरियो में 1.5 डिग्री को हम लोग लिमिट करेंगे वर्ल्ड टेम्परेचर को 2100 तक, और 2 डिग्री से तो ज्यादा कभी भी जाने नहीं देंगे, क्योंकि आईपीसीसी ने ये साफ साफ कह दिया है कि अगर टेम्परेचर 2 डिग्री से ज्यादा चला गया ओवरऑल तो कैटास्ट्रोफिक इवेंट यहाँ पे होने वाले हैं। तो जो पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंदर 195 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था 2015 में, जिसे कहा जाता है COP21, उसके अंदर जो इंडिया ने प्रोमिस किए थे, भैया इंडिया अपने प्रोमिस को फुलफिल कर रहा है। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट लुक्स सेट टू डिलीवर द नेशनल गोल्स। T20 के अंदर, G20 के अंदर जो 20 कंट्रीज हैं, उसमें से इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जो अपने गोल को फुलफिल करने की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बावजूद भी इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन होता है वो बहुत ज्यादा लो है एज कंपेयर टू चाइना, यूरोप, कनाडा एंड यूएसए। पर कैपिटा हमारा एमिशन कम है, उसके बावजूद भी हम इतने अच्छे स्टेप यहाँ पे ले रहे हैं। तो वी फर्मली बिलीव दैट द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड द क्लाइमेट एक्शन कैन गो हैंड इन हैंड। तो अगले 15 साल की इन्होंने बात की है। फॉर द नेक्स्ट 15 years क्लाइमेट स्मार्ट एंड द क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी डेवलप्ड इन इंडिया एंड जर्मनी ऑल्सो। जर्मनी कई मामले में हमारी हेल्प कर सकता है। यूरोपियन यूनियन ने अभी एक ग्रीन डील साइन की है आपस में, जिन्होंने कहा है कि 2050 तक हम लोग नेट जीरो एमिशन अचीव कर लेंगे। अब नेट जीरो का मतलब क्या होता है कि नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करेंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एब्जॉर्ब भी करेंगे, मतलब जिसे कहा जाता है नेट जीरो। उसमें से जर्मनी थोड़ा सा एक हाथ आगे जाके जर्मनी ने वही टारगेट रख लिया है 2045। जर्मनी ने यह भी टारगेट रखा है कि 2038 तक जर्मनी में कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दैट वुड बी कंप्लीटली स्टॉप्ड। मतलब आफ्टर 2038 जर्मनी इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द कोल।
लेकिन इंडिया में अभी भी हम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही प्रोड्यूस करते हैं। जर्मनी और इंडिया ने कोलैबोरेशन आपस में किया है, जिसमें जर्मनी इंडिया की $12 बिलियन की यूरो की हेल्प देने वाला है। नॉट ओनली मनी बट मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के मामले में भी वो हमारी हेल्प करने वाला है। जर्मनी ने ऐसा कहा है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, ओवर हाफ द इंडियन पॉपुलेशन विल लिव इन द सिटी 2050। तो जो हमारे सिटीज हैं वो उनको ज्यादा डेफिनेटली वहां पे ज्यादा लोग आएंगे, उनकी पॉपुलेशन राइज होने वाली है फ्यूचर में। तो अपनी सिटीज को ऐसा बनाने की जरूरत है कि वो क्लाइमेट चेंज के जो चेंजेस होंगे फ्यूचर में, जो ड्रोट्स और फ्लड जो हैं उनसे प्रॉपरली लड़ सकें। तो ये पेंडेमिक की बात भी है। पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि जो ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन है, आप सिर्फ एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो डेफिनेटली फ्यूचर में इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करने वाला है। तो उसने क्या कहा दैट इंडिया और जर्मनी ज्यादा सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ऐसे नए नए मेथड जो है उसको खोज सकते हैं जिससे फ्यूचर में हम लोग जो है अच्छे से डेवलप कर सके। स्पेशली इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर भी यहाँ पे फोकस किया है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से भी बहुत सारा ग्रीन हाउस गैसेज हम लोग रिलीज करते हैं। दुनिया का लगभग 30% ग्रीन हाउस गैस की जो एमिशन होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जर्मनी इंडिया की बहुत ज्यादा तरीके से हेल्प कर सकता है, चाहे वो फॉरेस्ट के मामले में हो, सोइल और वाटर कंजर्वेशन के मामले में हो, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सारे के सारे सेक्टर में जर्मनी इंडिया की डेफिनेटली फ्यूचर में हेल्प कर सकता है। तो देखिए, जर्मनी और इंडिया की जहां तक बात है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कोविड-19 से फाइट करने की बात हो, इंडिया और जर्मनी अच्छे पार्टनर हैं। फ्यूचर में एक दूसरे के साथ मिलके हम लोग, अब ये सारी बात हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि COP26 कहां होने वाला है, ग्लासगो में होने वाला है। उसके लिए COP26 से पहले सभी की सभी कंट्री आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी दुनिया इंडिया को फोर्स कर रही है कि आप अपने गोल्स को बढ़ाइए। लेकिन इंडिया फिलहाल उस पोजीशन में नहीं है। इंडिया ने दुनिया को साफ साफ कह दिया है कि मैं अभी आपको अपने नेट जीरो का टारगेट नहीं बता सकता। ठीक है, इट मे बी 2060, इट मे बी 2070, इट मे बी 2080, लेकिन फिलहाल इंडिया ऐसी पोजीशन में नहीं है, ऐसा इंडिया ने दुनिया को साफ साफ बता दिया है। यूएसए ने कह दिया है कि वो 2050 तक नेट जीरो पे पहुंच जाएगा। चाइना ने कहा है कि वो 2060 तक नेट जीरो पे पहुंच जाएगा, लेकिन इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई भी प्रोमिस नहीं किया है। देखिए, कंक्लूजन बहुत शानदार यहाँ पे दिया हुआ है, अपने एग्जाम में आप ऐसा ही कंक्लूजन लिख सकते हो। We believe that the global climate goals and the sustainable development goals can be achieved through the cooperation between governments, private sector, science, civil society। यही आपको लिखना होता है अपने कंक्लूजन के अंदर में, कि जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, साइंस जो है कम्युनिटी हो, या फिर सिविल सोसाइटी हो, ऑल ऑफ देम नीड टू कम टुगेदर एंड देन फाइट विद द मेनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द कोविड-19। दिस इज हाउ यू राइट योर कंक्लूजन इन योर एग्जाम्स। ठीक है, चलिए, जो बच्चे हमारे यहाँ पे नए हैं उनसे तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। रोज आपके लिए हम लोग एनालिसिस लेके आते हैं। हो सकता है शुरू में आपको एनालिसिस थोड़ी सी टफ लगे, क्योंकि ये रिवीजन वाला पार्ट है, थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड दीज एनालिसिस वेरी वेरी इजी, और धीरे धीरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होने लगेगी, तो सारे टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम चलाते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको वहां पे दिया हुआ है, आप एक मैसेज छोड़ दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके अलावा अगर आप हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हो। यूपीआई एड्रेस पेटीएम और गूगल पे यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।